आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेप स्मीयर एंड पेप स्टेनिंग के बारे में। तो पेप स्मीयर क्या होता है और पेप स्टेनिंग क्या होती है, आज के इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा ये कौन कौन सी सेल्स दिखती हैं हमको पेप स्मीयर में। ठीक है, क्रिटिनाइज्ड सेल क्या होती हैं, पेरावेसल सेल क्या होती हैं, सुपरफिशियल सेल्स क्या होती हैं और कैसे कलर की दिखाई देती हैं जब हम लोग पेप स्टेनिंग करते हैं। तो इनके बारे में पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी। और कौन कौन से स्टेन जो होते हैं इसमें, जैसे कि हेमेटॉक्सिलेट, नियोसिन या फिर OG6 जो स्टेन होता है वो कैसे कलर करता है सेल्स को और किस कलर की सेल्स दिखाई देती हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं, किस एरिया से करते हैं, क्या इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में रहेगी। लगभग 30 मिनट की क्लास रहेगी, तो पूरी क्लास देखते जाएंगे तो हमको एक अच्छा आइडिया लगेगा पेप स्टेनिंग और पेप स्मीयर के बारे में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन में हमारा ये है कि सबसे पहले हम लोग समझे तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पेप स्मीयर का जो इंट्रोडक्शन है, तो पेप स्मीयर एक ऐसी टेक्निक है इससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं किसी को सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है, HPV का इन्फेक्शन है कि नहीं है, प्री कैंसर सेल्स दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं। तो इन सब चीज़ों का एक अच्छा खासा अंदाजा हमको इस पेप स्मीयर से लगाया जा सकता है। इसकी खोज सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट दिख रहे हैं, जॉर्ज पेपिनोकोलाउ ने की थी हमारी इसकी खोज। ठीक है, और इनने विकसित की टेक्निक की कैसे स्मीयर कलेक्शन किया जा सकता है, कैसे स्टेनिंग की जा सकती है। तो इन्हीं के नाम पे जो है पेप स्मीयर और पेप स्टेनिंग रखी है, क्योंकि इन्हीं ने इसकी खोज की थी पेप स्मीयर और पेप स्टेनिंग की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एबनॉर्मल सेल डिस्प्लेसिया, मतलब कि एबनॉर्मल सेल्स जो हमारी हो जाती हैं उनको और इन्फेक्शन का पता लगाना है हमको। ठीक है, किसमें, हमारे सर्वाइकल में। तो इसका पता लगाने के लिए पूरा हमारा आज हम लोग ये पेप स्मीयर और पेप स्टेनिंग की पूरी प्रोसीजर को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं कि क्यों हम लोग पेप स्मीयर कर रहे हैं। तो एक रूटीन सर्वाइकल स्क्रीनिंग है, मतलब कि हम लोग अगर कुछ कुछ इंटरवल में जो भी महिलाएं हैं उनको ये जरूरी है करवाना, मतलब कि हर साल में एक बार या फिर साल में 2-3 साल में एक बार जरूरी है करवाना, इससे कि हमारा जो सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क रहता है उसके प्री कैंसर स्टेज में ही हमको पता चल जाएगा। फिर कहीं इन्फेक्शन है तो कोई भी अगर दिक्कत वाली बात है, कभी वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल तरीके से हो रही है, तो उस टाइम पे भी हम लोग यहाँ पे सर्वाइकल स्क्रीनिंग और एबनॉर्मल ब्लीडिंग वगैरह के केस में और हार्मोनल का असेसमेंट प्रॉपर करना है तो हमको कराना जरूरी है। हार्मोनल असेसमेंट में यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनल असेसमेंट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे कि हार्मोनल असेसमेंट में जब हम लोग के जो पीरियड्स के बीच का जो हमारा टाइम होता है उसमें क्या होता है कि हार्मोन्स हमारे चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ईस्ट्रोजन कभी बढ़ जाता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है। तो जो सेल्स हैं उसी के हिसाब से सेल्स जो है बनती या फिर गिर जाती हैं। जैसे कि ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो सुपरफिशियल सेल्स जो हमारी होती हैं वो ज़्यादा हमको दिखाई देंगी। वहीं अगर प्रोजेस्टेरॉन वगैरह बढ़ेगा तो इंटरमीडिएट सेल जो है वो ज़्यादा दिखाई देंगी हमको। ठीक है, तो हार्मोनल की जब डेफिशिएंसी मान लो हो गई, मतलब कि से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की डेफिशिएंसी अगर हमारी हो जा रही है तो फिर हमको जो सुपरफिशियल सेल्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट सेल वगैरह है वो ना दिख के हमको यहाँ पे सिर्फ पैरावेसल सेल दिखाई देंगी हमको, जब स्टैंड करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको एक हार्मोन्स का असेसमेंट भी हम इससे कर सकते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हार्मोनल असेसमेंट के लिए इसका यूज किया जा सकता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के लिए किया जा सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज अगर मतलब कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है तो उसके लिए किया जा सकता है, रूटीन सर्वाइकल स्क्रीनिंग है कैंसर वगैरह के लिए हम लोग कर सकते हैं इसका। और पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप के लिए इसको यूज किया जा सकता है। पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप का ऐसा मतलब होता है कि जब हमको पता है कि हमको दिक्कत हो रही है, अब हम वो ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में कितनी वो प्रॉब्लम जो हमारी थी, चाहे वो वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग की समस्या थी या फिर हार्मोन का असेसमेंट कैसा है हमारी बॉडी का, तो उनकी जो है ट्रीटमेंट जो फॉलोअप होता है, तो फॉलोअप जब होगा तो फिर हमको जो चेंजेस दिखाई देंगे पेप स्कैनिंग के बाद माइक्रोस्कोप में देखने में, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ क्लिनिकल इंडिकेशन है जिसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेनिंग पेप स्मीयर बनाने को लेकर के। तो सबसे पहले हमको मटेरियल रिक्वायर होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए हैं। तो हमको चाहिए रहता है स्पेकुलम। स्पेकुलम ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील का होता है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के काम आता है हमारा। दूसरा होता है एयर्स स्पेचुला या फिर हम लोग बोलते हैं साइटोब्रश। तो जो हमको यहाँ पे लकड़ी जैसा ये दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एयर्स स्पेचुला, जो कि यहाँ पे सेल्स निकालने का काम आता है। और एक आता है साइटोब्रश जो भी सेल्स निकालने का काम आता है। तो इन दोनों का यूज भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, भाई हमको ग्लास स्लाइड चाहिए रहेंगे जिसमें कि स्मीयर हमको बनाना है। फिक्सेटिव चाहिए अगर 95% इथाइल अल्कोहल, इस जार जो रहता है ग्लास जार, इसमें हम लोग फिक्सेटिव को रखते हैं। फिक्सेटिव हमको जल्दी इसलिए चाहिए होता है कि जैसे हम लोग सैंपल निकालते हैं तो 1-2 सेकंड के अंदर हमको जो सेल स्लाइड को जो है बनाने के बाद ट्रांसफर करना रहता है। इसमें ड्राई होने से बचाना है हमको स्लाइड को, सेल जो है हमारी खराब हो जाती है। देन हमको ग्लव्स चाहिए रहेंगे इस प्रोसीजर को करने के लिए।
तो कैसे करेंगे एक्चुअली प्रोसीजर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम स्पेसिमेन का कलेक्शन कैसे करते हैं? तो स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए जो पेशेंट होता है उसको एक खास पोजीशन पे लेटाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोटॉमी। लिथोटॉमी पोजीशन मतलब कि ऐसे दोनों पैर को खोल करके, और जिससे कि वेजाइनल ओपनिंग अच्छे तरीके से दिखाई दे, और स्पेकुलम हम लोग यूज करके, जो स्टेनलेस स्टील का स्पेकुलम होता है उससे यूज करके वेजाइनल ओपनिंग को थोड़ा सा ओपन करते हैं, जिससे कि हमको सर्विक्स वाला एरिया दिखाई दे सके। ठीक है, अब सर्विक्स वाले एरिया में हम लोग यहाँ पे एयर से जो स्पैचुला हमारा है, जो लकड़ी का होता है ना, वो हमारा स्ट्राइल होता है, उसको हम लोग घुमा करके ट्रांसफॉर्मर तो 360 पूरा घुमाते हैं, जिससे कि हमको जो है सेल्स वहाँ का जो हमको है मटेरियल वगैरह हमको वहाँ से मिल सके। और ब्रश का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स के लिए, मतलब सर्वाइकल जो सेल्स होती हैं उनको निकालने के लिए हम लोग ब्रश का यूज भी कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रश और हमारा जो है एयर स्पैचुला, इन दोनों का यूज करके सेल्स निकालते हैं वहाँ की, जो भी वहाँ पे पैरावेसल सेल हैं या फिर सुपरफिशियल सेल्स हैं, जो क्रेटिनाइज सेल है, वो सब जो सेल्स वहाँ पे जो सारी प्रेजेंट हैं, जो सर्वाइकल वाले एरिया में सेल्स जो रहती हैं सारी, वो देखेंगे कौन सी सेल्स रहती हैं। तो उन सारी सेल्स को निकाल करके उनकी हमको एक्चुअल स्टडी करनी है, उनमें क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, कितनी मात्रा में कौन सी सेल्स देखने के लिए मिल रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप से हमको सेल्स दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर किसी को बोला जाए कि कब हमको पेप स्मीयर लेना चाहिए, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो टाइम, उसमें सैंपल लेने चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के टाइम से हम लोग इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं कि यार कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलते हैं 5 दिन के लिए, उसके बीच में एक से 2 दिन के बीच सैंपल लेना, वैसा नहीं बोल रहे हैं हम। हमें बोलना चाह रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मान लो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसमें जो 10 से 20 दिन वाला जो हिस्सा होता है हमारा, मतलब 11वें दिन से और 20वें दिन के बीच का जो हिस्सा होता है, उसमें हमको सैंपल लेना, सबसे अच्छा सैंपल हमको तभी मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ब्लड का कंटामिनेशन कम से कम मिलता है हमको, ब्लड की सेल्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे ब्लड अगर सैंपल लेंगे तो ब्लड्स और बहुत सारे जो है कचरा वगैरह हमको दिखाई देगा। ठीक है, वहीं अगर से पीरियड्स के जस्ट पहले और पीरियड के जस्ट बाद सैंपल लेंगे तो भी बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देंगी उल्टी सीधी। ठीक है, जो कि हमको चाहिए नहीं है, मतलब कचरा वगैरह ये सब चीजें हमको, ब्लड की सेल्स वगैरह हमको नहीं चाहिए। हमको एक जो सेल चाहिए जो कि हमारा जो सर्विक्स वाले एरिया की जो सेल्स है, हमको वो सेल्स चाहिए। ठीक है, तो उनको देखना है हमको। ठीक है, और सेल्स जो होती है प्रॉपर तरीके से विजुअलिटी इनकी दिखाई देती है हमको, जब हम लोग मिड साइकिल जो होता है हमारी जो मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसमें अगर हम लोग सैंपल लेते हैं तो इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कम होने के चांसेस इसी टाइम पे रहते हैं, डिस्चार्ज वगैरह नहीं हो रहा होता है इस टाइम पे। ठीक है, और हार्मोन जो हमारे हैं बताए, जैसे कि हम लोग बात करी थी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह की, तो एस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन लेवल जो हमारा है वो हमारा अच्छा खासा होता है इस टाइम पे। तो जो सेल हमको असेसमेंट जिनका करना है, वो सेल्स हमको अच्छी मेच्योर कंडीशन में हमको सेल्स दिखाई देती हैं, इसलिए हमको इसी टाइम सैंपल लेना चाहिए। कब सैंपल हमको नहीं लेना चाहिए? जैसे कि मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल हमारी चल रही है, जो 3 से 5 दिन की होती है, तो उस टाइम पे पीरियड्स के दौरान हमको सैंपल नहीं लेना चाहिए। जब अगर से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तब हमको सैंपल नहीं लेना चाहिए। और रिसेंट इंटरकोर्स अगर किसी ने किया हुआ है 24 से 48 घंटे, है ना, तो उस टाइम पे सैंपल नहीं लेने चाहिए हमको यहाँ पे। या फिर कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है, वेजाइनल मेडिसिन वगैरह कुछ भी चलती है ऐसी, तो उस टाइम पे हमको सैंपल नहीं लेना चाहिए। तो कब हमको सैंपल लेना है? मिड साइकिल के बीच में सैंपल लेना है, और कब हमको सैंपल नहीं लेने, इसके बारे में हमारी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग सैंपल जो मटेरियल निकाल लिया है, ठीक है, तो उसकी स्लाइड कैसे बनाएंगे हम लोग, स्मीयर का प्रिपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो 2 मेथड होती हैं स्मीयर की प्रिपरेशन करने की। एक होती है कन्वेंशनल मेथड, जो नॉर्मल चली आ रही है, जो कि होती है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रश या फिर जो स्पैचुला से हमने सैंपल निकाला हुआ है, इसको ऐसे स्लाइड में हम लोग रब कर निकालते हैं ऐसे करके, और उसको स्टैन करके हम लोग माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी जो हमारी मेथड होती है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी मेथड की, जो भी हमने सैंपल स्पैचुला ब्रश से निकाला हुआ है, उसको पहले एक लिक्विड में ट्रांसफर करेंगे, फिर उस लिक्विड को हम लोगों ने इसके पहले वाली स्लाइड में साइटोलॉजिकल टेक्निक में डिटेल में बताया हुआ है इसको। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्रश आया, उस ब्रश में जो भी सैंपल है उसको हम लोग लिक्विड में ट्रांसफर करेंगे। उस लिक्विड को फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके सेल्स उसकी अलग से स्लाइड में बनाएंगे। तो इस टाइप की गोल हमारी स्लाइड बनती है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। उसमें सेल्स जो है प्रॉपर इक्वली सारी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे यहाँ पे कहीं क्लम्प बन गए हैं, कहीं यहाँ पे खट्टी स्लाइड हो गई है, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्लाइड रहती है, प्रॉपर सिंगल सिंगल मोनो लेयर में हमको सेल्स दिखाई देती हैं। तो जो हमारी ये लिक्विड वेट साइटोलॉजी है, जो एलबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, थिन प्रिपेयर, श्योर पैथ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट है, और आजकल जो है एडवांस टेक्निक इसको माना जाता है, सबसे ज़्यादा इसी मेथड का यूज़ किया जाता है हमारे स्मीयर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कलेक्शन तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्मीयर बनाने के लिए हम लोग कन्वेंशनल पेप स्मीयर की जगह इस मेथड का यूज़ करते हैं आजकल, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से हमको सेल्स का ऑब्जर्वेशन करने में हमारी हेल्प करती है मेथड हमारी वो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने स्लाइड बना ली,
अब स्लाइड बनाने के बाद उसका तुरंत फिक्सेशन जरूरी है, 1 से 2 सेकंड के अंदर उसका फिक्सेशन करना है। तो इसके लिए हम लोग 95% एथाइल अल्कोहल लेते हैं। एथाइल अल्कोहल जो हमारा होता है, एथेनॉल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एथेनॉल लेते हैं 95%। और एथेनॉल जो होता है सेल की मार्फोलॉजी, न्यूक्लियर डिटेल, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने का काम करता है हमारा। तो जो जैसे हमारा जो एथेनॉल वगैरह है वो क्या करता है, एक कोगुलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो प्रोटीन है हमारे सैंपल में उसको तुरंत जमा देता है। जैसे प्रोटीन जमता है तो जो सेल है, सेल के अंदर की चीजें हैं, न्यूक्लियस वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह, वो सब फिक्स हो जाता है हमारे, जिससे खराब नहीं होता है वो। तो हम लोग उसमें जैसे कि हमारे दो तरीके से हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। एक तो है कि हम लोग के पास एक कपलिंग जार रहेगा, इसके अंदर 95% एथेनॉल भरा रहेगा, ठीक है। इस पर जैसे हम लोगों ने स्लाइड बनाई उसके अंदर डिप करके उसको रख देंगे। अब उसको हम लोग थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, 1-2 दिन के लिए, जिससे कि हम बाद में भी उसका स्टैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी मेथड है कि हम लोग जो हमारे पास स्प्रे रहेगा, किसका, एल्कोहल स्प्रे रहेगा, उस एल्कोहल स्प्रे को हम लोग स्लाइड पे मार सकते हैं, जिससे कि स्लाइड जो है हमारी फिक्स हो जाएगी। और हमको ध्यान ये देना है कि स्मीयर बनाने के तुरंत बाद प्रोसीजर करनी है, एयर ड्राई नहीं होनी चाहिए हमारी स्लाइड। एयर ड्राई हो जाएगी तो सेल्स जो है हमारी खराब हो जाएंगी, तो सेल्स को हमको बचाना है खराब होने से, इसलिए हम लोग फिक्सेशन की स्टेप कर रहे हैं। तो इसमें 3 चीजें ध्यान रखने वाली बात है। पहली है कि हम लोग एल्कोहल का यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए। कौन सा एल्कोहल, हम लोग एथेनॉल का यूज कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड के अंदर स्लाइड को हमको प्रिजर्व करना है। 2 टाइप से कर सकते हैं, एक हम लोग डिप करके रख सकते हैं एल्कोहल में, दूसरा हम लोग स्प्रे करके रख सकते हैं। और इससे हमारी सेल की मार्फोलॉजी और न्यूक्लियर डिटेल जो है, हमारी न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है, क्योंकि जब कैंसरस सेल जब कैंसर में कन्वर्ट होती है तो उसके न्यूक्लियर की मार्फोलॉजी, सेल की मार्फोलॉजी सब कुछ चेंज हो जाता है हमारा। न्यूक्लियस जो नॉर्मल साइज का छोटा रहता है उससे बड़े बड़े न्यूक्लियस हमको दिखने लगते हैं। जो सेल है वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर उसका दिखने लगता है। तो हमको जो जैसी सेल है, चाहे वो एबनॉर्मल स्टेज में हो चाहे वो नॉर्मल स्टेज में हो, हमको वैसे ही बचा के रखना है उसको, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिक्सेशन की स्टेप कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे की पैप स्टेनिंग है क्या। हम लोगों ने क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया, उसकी स्मीयर बना ली, हमने उसको फिक्स कर लिया। और फिक्स करने के बाद हम उसको करेंगे स्टैन। स्टैन मतलब कलर करना। कलर करने के लिए जो पेपिनिकुलाउ जो साइंटिस्ट थे उनने ही क्या किया हुआ था, एक मेथड डेवलप की हुई थी जिसको हम लोग पैप स्टैनिंग बोलते हैं। तो पैप स्टैनिंग एक पॉलीक्रोमेटिक स्टैनिंग मेथड है। पॉलीक्रोमेटिक स्टैनिंग मेथड में यहाँ पे मतलब पॉली मतलब होता है बहुत सारे कलर जिसमें आए, क्रोमेटिक मतलब कलर, तो पॉली मतलब बहुत सारे कलर की एक मेथड। तो एक ही स्टैन जो हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि हम लोग का हेमेटॉक्सिलिन है, यूसिन है, OG6 है, तो इन स्टैन को हम लोग यूज करके जो सेल्स हो, अलग अलग सेल्स को अलग अलग कलर हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि हम पहचानने में आसान हो। नहीं तो अगर कलर नहीं करेंगे तो सारी सेल लगभग एक जैसी ही हमको दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में। जैसे कि यहाँ पे जो रेड कलर है वो अलग स्टैन के कारण आया हुआ है, जो ब्लू कलर है वो अलग स्टैन के कारण आया हुआ है, जो इसके न्यूक्लियस का ब्लूइश ब्लैक कलर दिख रहा है वो अलग स्टैन के कारण आया हुआ है, ठीक है। तो इन सब जो स्टैन है, सब स्टैन को मिला करके एक स्टैन बनाया गया जिसको हम लोग पॉलीक्रोमेटिक पेप स्टैन जिसको हम लोग बोलते हैं, पेप स्टैनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अलग अलग स्टैंड को मिला करके एक स्टैंड बनाया, ठीक है। अब हम लोग कौन कौन से स्टैंड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो जो पेप स्टैंड का जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे हेरेस हेमेटॉक्सिलिन यूज करते हैं। हेरेस हेमेटॉक्सिलिन क्या होता है, एक ब्लू कलर का एक स्टैंड होता है जो कि न्यूक्लियस को स्टैंड करने का काम करता है। ये हमारा प्राइमरी स्टैंड है। प्राइमरी स्टैंड मतलब जिसको हम पहले यूज करें, या फिर जो हमारा मेन स्टैंड जो हमारा हो, ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी स्टैंड बोलते हैं। तो हेरेस हेमेटॉक्सिलिन हमारा प्राइमरी स्टैंड है। एक मिनट में लेजर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक। तो हेरेस हेमेटॉक्सिलिन क्या है, हमारा न्यूक्लियर स्टैन है जिसको प्राइमरी स्टैन भी जो हमारा है। दूसरा हमारा OG6 यूज करते हैं, ऑरेंज G6 उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि एसिडोफिलिक स्टैन होता है और साइटोप्लाज्म को यूज करना है, साइटोप्लाज्म को स्टैन करने का काम करता है ना, केराटिनाइज सेल वगैरह को स्टैन करने का काम करता है। देन हमारा यहाँ पे यूसिन अजार स्टैन होता है जो कि पॉलीक्रोमेटिक स्टैन होता है। मतलब यूसिन अजार जो है यहाँ पे 2 कलर देता है, अलग अलग सेल्स को 2 अलग अलग कलर देता है, ठीक है। तो कौन कौन से कलर देता है हम लोग उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने देख लिया कि 3 स्टैन यहाँ पे मैन है हमारे, एक हेरेस हेमेटॉक्सिलिन, दूसरा है हमारा ऑरेंजी से, तीसरा हमारा है यूसिन अजार 50, ठीक है। तो ये 3 कलर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब देन हमारे जो तीनों कलर हैं वो अलग अलग चीजों को स्टैन करने का काम करते हैं। जैसे कि जो हमारी सर्विक्स वाला जो एरिया है, सर्वाइकल वाला जो एरिया, वो अलग अलग सेल से मिलकर बना है। जो सबसे अंदर तरफ जो सेल्स होती है उनको बेसल सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो सेल्स क्लियर पाई जाती है वो पैरावेसल सेल पाई जाती है। देन उसके बाद इंटरमीडिएट सेल पाई जाती है, और सबसे ऊपर जो सेल पाई जाती है वो सुपरफिशियल सेल पाई जाती है। तो कौन सी सेल किस टाइप की हमको दिख रही है, ठीक है, या फिर जब हम माइक्रोस्कोप करते हैं तो हमको अलग अलग सेल का अलग अलग कलर कर सकते हैं ना हम लोग, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कई कलर का यूज किया हुआ है। तो जब हम लोग स्टैन करते हैं तो अलग अलग सेल अलग अलग कलर की दिखाई देती है, ठीक है। पैरावेसल सेल अलग दिखाई देगी, बेसल सेल नॉर्मली नहीं आती है हमारी इसमें, क्योंकि बहुत सबसे डीप होती है। लेकिन जब कैंसर वगैरह की कंडीशन वगैरह होती है तो वो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है टिश्यू का एक्चुअली, तो वो भी दिख सकती हैं हमको। मैंने हमको यहाँ पे पैरावेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल, सुपरफिशियल सेल और क्रेटिनाइज सेल दिखती है। क्रेटिनाइज सेल सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है हमारी।
तो ये सेल्स हमको दिखती हैं कि स्ट्रक्चर कैसे है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। अभी हम लोग इतना समझ रहे हैं कि हमारे पास 4 टाइप की लेयर होती है जिसमें अलग-अलग सेल्स पाई जाती हैं, बेसल, पैराबेसल, इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल सेल्स। अब जब हम लोग इनको निकालते हैं पेपिसिमर के थ्रू, तो माइक्रोस्कोप में हमको इस टाइप की सेल दिखाई देती हैं सारी, कहीं नीली, कहीं हरी, कहीं हमको गुलाबी दिख रही हैं, कहीं हमको रेड दिख रही हैं। तो कौन सी सेल कैसे दिखाई देती है और कौन सा कलर उनको स्टैंड करता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि हेमेटॉक्सिलिन जो है, सभी टाइप के सेल, चाहे वो कोई भी सेल हो इनमें से, उनके न्यूक्लियस को ब्लू पर्पल कलर देता है। जो जितने भी सेल यहाँ पे दिख रहे हैं, सबका न्यूक्लियस जो है ब्लू पर्पल कलर का है हमारा। तो हेमेटॉक्सिलिन जो स्टैंड होता है, वो सारी सेल्स की न्यूक्लियस को ब्लू पर्पल स्टैंड कलर देता है हमारा, ठीक है। यही जो OG6 हमारा है, क्रेटिनाइज्ड सेल होती है, मतलब ऐसी सेल जो क्रेटिनिन जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो क्रेटिनाइज्ड सेल उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्रेटिनाइज्ड सेल होता है, उनको यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर देता है, जो ऑरेंज कलर की जो सेल दिख रही है, ठीक है। तो वो हमारी जो है क्रेटिनाइज्ड सेल है। यही जो हमारा ईओसिन 1050 जो हमारा है, वो सेल को लाइट ग्रीन और लाइट ग्रीन या फिर ईओसिन जो हमारा होता है, वो बिस्मार्क ब्राउन कलर हमको देता है। तो ब्राउन कलर की सेल दिख रही हैं या फिर हमारी ग्रीन कलर की सेल दिख रही हैं, तो ये हमारी सुपरफिशियल सेल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ग्रीन कलर की जो यहाँ सेल दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ब्राउन ग्रीन जो सेल दिखाई दे रही है, वो सारी हमारी कौन सी सेल है, वो ईओसिन के कारण हमारी जो है, हमारी यहाँ पे ब्राउन या फिर हमारी ग्रीन कलर की सेल दिखाई दे रही हैं। वहीं जो इंटरमीडिएट या फिर बेसल सेल्स होती हैं, इंटरमीडिएट सेल या फिर जो बेसल सेल, पैराबेसल सेल जो हमारी होती हैं, वो हमारी पिंक कलर की हमको दिखाई देती हैं। तो क्या हो रहा है कि हमको कुछ सेल ऑरेंज दिखाई दे रही हैं, कुछ हमारी को ग्रीन दिखाई दे रही हैं, कुछ हमको यहाँ पे पिंक कलर की दिखाई दे रही हैं, और सारी सेल अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं। कौन कौन सा कलर कौन कौन सी सेल को स्टैंड करता है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली करते कैसे हैं प्रोसीजर, मतलब स्टैनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जब हम लोगों ने स्लाइड को फिक्स किया, जैसे ही हम लोग उसको पहले एल्कोहल स्प्रे किया, फिर एल्कोहल में उसको डिप करके रखा, तो उस स्लाइड के अंदर का जो भी सारा पानी था, वो हमारा निकल गया उसके अंदर से। सेल जो है हमारी डिहाइड्रेट हो गई, जितनी भी सेल्स हमारी हैं, या फिर जो हमारा स्मीयर है वो डिहाइड्रेट हो गया। तो जब हम लोग को स्टैनिंग अगर से करनी है, जैसे कि हमको अगर न्यूक्लियर हेमेटॉक्सिन वगैरह यूज करके उसके स्टैनिंग करनी है, तो सेल को रिहाइड्रेट करना पड़ता है। तो एल्कोहल से उसमें अब पानी इंसर्ट कराना है उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग पानी डायरेक्ट उस स्लाइड को एल्कोहल से निकाल के पानी में डाल देंगे, तो स्लाइड हमारी खराब हो जाएगी। तो हमको एल्कोहल चाहिए डिक्रीजिंग ग्रेड में, जैसे कि हम हमारा पहला पॉइंट है कि हमको रिहाइड्रेशन करना है स्लाइड का। रिहाइड्रेशन का मतलब होता है, हमारे पास 95% एल्कोहल थी, उससे निकालेंगे स्लाइड को, फिर 80% एल्कोहल में डिप करेंगे, फिर 70% में डिप करेंगे, फिर 60% में डिप करेंगे, फिर देन उसको वाटर में हम लोग डिप करेंगे। तो हमारी स्लाइड जो है धीरे धीरे उसके अंदर पानी जाएगा, और लास्ट में जो है स्लाइड के अंदर पूरा पानी चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिहाइड्रेशन करना स्लाइड का। एक होता है डिहाइड्रेशन, मतलब स्लाइड से पानी को बाहर निकालना, जो कि अभी आगे स्टेप में पढ़ेंगे। और रिहाइड्रेशन मतलब स्लाइड में वापस से पानी इंसर्ट कराना। तो सबसे पहली स्टेप है रिहाइड्रेशन की स्टेप, जो कि हमारी 95% एल्कोहल से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर बाद लास्ट में वाटर में हम लोग स्लाइड को डिप कर देते हैं, ठीक है। 3-4 हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं कपलिंग जार, जिसमें हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रखते हैं, लास्ट में पानी रख लेते हैं। तो हमारी हो गई स्लाइड रिहाइड्रेट। अब जब रिहाइड्रेट स्लाइड हमारी हो जाती है, फिर हम लोग न्यूक्लियर स्टैंड यूज करते हैं। न्यूक्लियर स्टैंड कौन सा है हमारा, हैरिस हेमेटॉक्सिलिन स्टैंड है, जो कि 2 से हम लोग 5 मिनट के लिए रखते हैं स्लाइड को उसमें। उससे निकालेंगे स्लाइड को, फिर हम लोग स्लाइड को ब्लूइंग करेंगे। ब्लूइंग करने का मतलब होता है उसमें टैप वाटर में थोड़ी देर के लिए स्लाइड को रखेंगे हम लोग ना, या फिर स्कॉच टैप वाटर एक अलग से आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रखेंगे स्लाइड को, जिससे कि जो हमारा न्यूक्लियस का जो कलर है वो पर्पल से प्रॉपर ब्लू कलर है, फिर ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक हमको हल्का से दिखने लगे, ठीक है। देन हम लोग स्लाइड को वापस से डिहाइड्रेट करेंगे। अब डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वापस से फिर उसमें हम लोग उसको एल्कोहल की अलग अलग सीरीज ऑफ एल्कोहल में हम लोग उसको डालेंगे। तो वहां पे जब हम लोग रिहाइड्रेट कर रहे थे, तो डिसेंडिंग एल्कोहल ऑर्डर था, ठीक है। जब हम लोग अब डिहाइड्रेट करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा। ये पहले हम लोग 70% एल्कोहल में डिप करेंगे, फिर 80%, फिर 95% एल्कोहल में स्लाइड को डिप कर देंगे। तो स्लाइड हमारी जो है पूरा पानी उसके अंदर से निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी स्लाइड हमारी। देन उसके बाद फिर हम साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज करेंगे। तो 2 टाइप के साइटोप्लाज्मिक स्टेन है हमारे यहाँ पे अलग अलग सेल्स के लिए। जैसे कि हमारे OG6 हमारा है, जो उसमें 2 मिनट के लिए स्लाइड को रखते हैं, फिर इससे निकालते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे यूसनेदार में हम लोग यहाँ पे 3 से 5 मिनट के लिए स्लाइड को रखते हैं, जिससे कि हमारी स्लाइड प्रॉपर तरीके से स्टैन हो जाती है। अब हमारी स्लाइड हो चुकी है स्टैन, कलर हो चुकी है। तो अब एक्स्ट्रा जो स्लाइड में जो कचरा वचरा बहुत सारी चीजें हैं, स्टैन एक्स्ट्रा स्टैन, सब चीज को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लाइड को प्रॉपर क्लीन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट यूज करेंगे, जो कि हमारा होता है जाइलिन। तो जाइलिन को हम लोग यहाँ पे स्लाइड को डिप करेंगे, स्लाइड इससे हमारी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, प्रॉपर जो कचरा कचरा है सारा एक्स्ट्रा स्टैन वगैरह सब निकल जाएगा हमारा, ठीक है, एक प्रकार से। तो स्लाइड थोड़ी सी साफ हो जाएगी हमारी। फिर हमारी स्लाइड साफ हो जाएगी, इस टाइप से जाइलिन में हम लोग डिप करते हैं स्लाइड को। देन उसके बाद फिर हम लोग उसकी करते हैं माउंटिंग। माउंटिंग हम के लिए हम लोग 2 चीजें यूज कर सकते हैं, DPX यूज करते हैं, दूसरा कनाडा वाल्सम यूज कर सकते हैं।
कनाडा वाल्सम में आजकल ज़्यादा यूज़ होता नहीं, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद जो है स्लाइड का जो है ब्लू कलर कर देता है स्लाइड को, तो हम लोग डीपीएक्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डीपीएक्स हम लोग यूज़ करते हैं, एक ड्रॉप डीपीएक्स स्लाइड जहाँ पे हमारा स्मीयर है उसके ऊपर एक ड्रॉप डीपीएक्स डालेंगे, कवर स्लिप डालेंगे, कवर स्लिप को छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो है स्लाइड जो है फिक्स हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये रहती है कि स्लाइड जब हम लोग कवर स्लिप डालते हैं तो एक भी एयर बबल नहीं होना चाहिए स्लाइड के अंदर हमारा, है ना, तो हमको जो स्मीयर देखने में दिक्कत करेगा वो, तो एयर बबल होने से हमको बचना है, और साथ में प्रॉपर तरीके से इसमें फिक्स हो जाएगी, तो क्या हो रही है स्लाइड हमारी खराब नहीं होगी, कई सालों तक खराब नहीं होगी हमारी। ठीक है, अब हम लोग हमारी जो स्लाइड है वो माइक्रोस्कोपी करने के लिए तैयार है। अब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि क्या एबनॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, किस टाइप की सेल है, किस टाइप की सेल की क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में दिख रही है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग माइक्रोस्कोप में अब देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हमको क्या करेंगे कि अब इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी सेल दिख रही है, तो हमको क्या क्या दिखेगा यहाँ पे, जो जितने भी सेल हैं सबके न्यूक्लियस हमको ब्लू ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। जितने भी सेल रहेंगे, कोई भी सेल हो, सबके न्यूक्लियस जो है ब्लू ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। कुछ सेल जो है साइनोफिलिक सेल्स होंगी हमारी, साइनोफिलिक सेल्स मतलब कि जो कि हमको ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देंगी। कौन कौन सेल दिखाई देंगी ब्लू ग्रीन कलर की, इंटरमीडिएट सेल या फिर बेसल सेल, जो हमको यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर की हमको दिखाई देंगी। जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, वो सारी हमारी यहाँ पे पैरावेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल है हमारी। ठीक है, अब देन वहीं पे अगर यूसिनोफिलिक सेल मतलब जो पिंकिश रेड कलर की हमको दिखाई दें। ठीक है, जितनी भी सुपरफिशियल सेल हैं वो हमको यहाँ पे पिंक रेड कलर की दिखाई दे रही है, जो हमारे स्मीयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो क्रेटिनाइज्ड सेल हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्रेटिनिन की मात्रा ज्यादा है जिन सेल्स के अंदर, ठीक है, क्रेटिनाइज्ड सेल अधिकतर जो है ऊपर पाई जाती हैं, कोई भी लेयर में सबसे ऊपर जो सेल्स पाई जाती है लगभग क्रेटिनाइज्ड सेल ही होती हैं। जैसे हमारी स्किन में जो ऊपर की जो लेयर है जो क्रेटिनाइज्ड सेल की बनी हुई है, इसमें क्रेटिनिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जो क्रेटिनाइज्ड सेल जो होती है वो हमको यहाँ पे ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं। तो हमने पूरा आज देख लिया कि पेप स्मीयर क्या कहलाता है, कैसे स्मीयर बनाते हैं, फिर उसकी स्टैनिंग कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोप में कैसे सारी सेल दिखाई देंगी, तो सब चीज़ हमारी थी। तो यही कंक्लूजन है आज का हमारा कि पेप स्मीयर से हम लोग सर्वाइकल कैंसर वगैरह रोकने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका हमारा है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट का भी फॉलो अप ले सकते हैं। हम सही तरीके से स्टैनिंग करते हैं तो हमारा डायग्नोस्टिक बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो कि हम पेशेंट की जिससे बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं ना, कभी बता सकते हैं उसको क्या दिक्कत वगैरह है। ठीक है, तो ये हमारा जो था पूरा आज का, इसमें पूरा हमारी प्रेजेंटेशन थी, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अभी इस क्लास के बाद हमारे जस्ट एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, हम लोग 20 एमसीक्यूज करेंगे पेप स्मीयर और पेप स्टैनिंग को लेकर के, जिससे कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका बेस जो हमारा है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास के बाद हम लोग जस्ट एक लाइव क्लास करेंगे जिसमें 20 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है।